Hello everyone, welcome to Tadhastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, a little bit of information, and information is that we are having this GS Foundation program and इस program में आप लोग enroll कर सकते हो खुद को. This is available in English only. हिंदी माध्यम में भी अभी उपलब्ध नहीं है. ठीक है, हिंदी माध्यम में उपलब्ध नहीं है. मैं इसलिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम क्या ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, तो नहीं. हिंदी माध्यम में अभी आपके लिए प्री श्योर उपलब्ध है. प्री श्योर जो जिसमें कि आप मॉक टेस्ट दोगे प्रीलिम्स के लिए, तो वो अभी उपलब्ध है. ओके, इससे या फिर कोई और भी कोर्सेज जैसे किसी सेट पेपर 2 चल रहा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इनसे जुड़े कोई भी अगर आपको सवाल आते हैं, कुछ भी दिमाग में है, तो आपको यहाँ पर कॉल करना है. ये जो नंबर है आपको यहाँ पर कॉल करना है. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ईडी से रिलेटेड है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गया एंड प्लस मेंस के लिए भी. अब यहाँ पर क्या है कि ईडी ने समन इशू किया केजरीवाल को, पहले भी किए थे केजरीवाल जी को, उसके बाद उन्होंने फिर से अभी करने के चांसेस हैं और बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है. अब ये ईडी के सम्मन फिर से आए, उससे पहले ये क्या करिए, ये रवाना हो गए 10 दिन की छुट्टी पे. तो अभी ये काम जो है पूरा चल रहा है. तो ईडी कॉल्स केजरीवाल अगेन, व्हाट हैपेंस इफ ही डिक्लाइंस अगेन. कि ईडी जो है वो फिर से केजरीवाल को बुला रही है और अब क्या होगा अगर इन्होंने जो है फिर से डिक्लाइन कर दिया कि जाओ मैं नहीं आ रहा, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी. सॉरी, देखो ईडी, अब ईडी यहाँ पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ईडी, इनका यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं. अब यहाँ पे देखो ये जो सारा प्रॉब्लम है मनी से पूरा जो है रिलेटेड है, इसलिए तो अंडर सेक्शन 50 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA 2002, इसका जो सेक्शन नंबर 50 है उसके हिसाब से कह रहा है कि कोई भी पर्सन जिसको कि सम्मन किया है उसको आना ही पड़ेगा. दैट पर्सन हैज टू बी देयर इन पर्सन, यानी कि खुद उसको आना ही पड़ेगा और थ्रू देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स बिफोर इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी उसके ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं वो उसको खुद इन पर्सन आना ही पड़ेगा. राइट, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. In its preliminary complaint filed in Delhi court, ED ने क्लेम किया कि केजरीवाल जो है वो वीडियो कॉल पे उसने बात किया विद एन अक्यूज्ड नेम समीर महेंद्रू. उसके साथ जो है इन्होंने वीडियो कॉल पर वहां पे बात करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है कीप ऑन वर्किंग विद द को अक्यूज्ड, एंड आम आदमी पार्टी के लीडर का भी उन्होंने वहां पर नाम लिया टू रेफर, एंड ही एक्चुअली he referred him as his boy. Now ED has also claimed that Mahendru had stated that Nair had told him that the new excise policy was a brainchild of Kejriwal. तो मतलब ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है कि पैसा क्या कहाँ किस तरीके से चीज कर रहे थे, उस चीज से रिलेटेड यहाँ पर आ रही है. अब पॉइंट यहाँ पर ये आ जा रहा है कि ये जो पूरी बात उसने कहा, इसने कहा, ये वाली चीज वो वाली चीज, उस चीजों को क्रॉस चेक करने का बहुत ज्यादा अभी और जरूरत है. और उसके साथ साथ ये जिस तरीके से लुक्का छुपी हो रही है, तो ये जो लुक्का छुपी हो रही है इसमें, तो उससे ये पता चल जा रहा है एक्चुअली कि यहाँ पे कौन जो है वो गलत है, हु इज एट फॉल्ट. दैट इज समथिंग विच यू कैन सी. तो जो भी गलत रहते हैं वो पहले भागना बहुत जल्दी ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं. खैर, so why has केजरीवाल declined to join this probe? अब केजरीवाल ने मना क्यों कर दिया? सम्मन भेजा गया, तो पहले जब सम्मन भेजी गई थी तो केजरीवाल ने कहा कि ये जो सम्मन है ये बेसिकली जो दूसरी पार्टी यानी बीजेपी है उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, मतलब ब्लेम गेम करना. राइट, blame करना is one of the easiest thing which anyone can do. Now he said that it was unclear whether he had been summoned as a witness or as a suspect. कि भाई उसको एज अ विटनेस के तौर पे आप मुझे माँ बुला रहे हो या फिर सस्पेक्ट के तौर पर, तो वेदर आई एम बीइंग समन्ड एज एन इंडिविजुअल और इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और एज अ नेशनल कन्वीनर ऑफ आप. अब ये 3 पॉइंट भी बोला कि आप जो मुझे विटनेस के तौर पे बुला रहे हो या फिर सस्पेक्ट के तौर पे बुला रहे हो. उसके बाद वहां पे सवाल पूछा गया कि भाई आप जो है मुझे एज अ
एक इंडिविजुअल के तौर पे बुला रहे हो, या फिर एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे बुला रहे हो, या फिर आप मेरे को आम आदमी पार्टी जो है इस पार्टी के लीडर के तौर पे आप मेरे को यहाँ पर बुला रहे हो, तो बेसिकली है क्या, राइट। अब ये जो पॉइंट है इन्होंने पूछे, ही हैड आस्क्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर to recall the vague and motivated summons which he had said were unsuitable in the law। अब ये obviously बात है कि जो चीज कभी कह दी, क्या बोली क्या नहीं एंड ऑल, वो सारी चीजें he said that those are not that much suitable। This time आप राज्यसभा MP रिपोर्टर्स लीगल ओपिनियन हैड बीन सॉट ओवर द फ्रेश नोटिस। अब बोल रहे हैं कि रिपोर्टर्स की जो ओपिनियन है वो वहां पर अब लेकर के आकर के यहाँ पर जो अभी सम्मन दी गई है वो उसके बेसिस पे कहा गया है that now it is known that Arvind Kejriwal ji is supposed to go for Vipassana। These things are decided months in advance। A lawyer is going through the notice and a decision will be taken soon। okay, तो ये चीज जैसे कि मैंने कहा है कि रिसेंटली अभी फिर से जब सम्मन्स की बात हुई तो उसके बाद फिर से कहा गया कि भैया ये जो है वो चले जा रहे हैं कहीं, तो राइट। अब व्हाट कैन ईडी डू नाउ, फिर से मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लुक्का छुपी वाली ही टाइप चल रही है। उन्होंने बुलाया, वो एक तरीके से टालने वाले ही काम में फिलहाल लगे हुए हैं। तो अब ईडी क्या कर सकती है, ईडी अब थर्ड नोटिस यहाँ पे निकाल सकती है केजरीवाल के खिलाफ एंड कैन इन थियरी कंटिन्यू टू इशू नोटिसेस अंटिल ही कंप्लाइज। मतलब ईडी क्या कर सकती है, बार बार सिर्फ नोटिसेस ही जो है उनके खिलाफ भेजते जाए जब तक कि वो खुद आए नहीं, सम्मन नहीं हो जाते। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके अलावा इफ ही स्टिल डज नॉट ज्वाइन, एजेंसी क्या करेगी, उनके पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं। अब ईडी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ईडी के पास है दैट दे कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कोर्ट फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी फॉर डिसओबीडियंस, कि ये जो है हम सम्मन कर रहे हैं तो उस चीज को ओबीडियंटली इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डिसओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये वाली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट यहाँ पे आ जा रही है कि इन्वेस्टिगेटर्स कैन शो अप एट हिज रेजिडेंस एंड क्वेश्चन हिम देयर। ओके, तो पहला तो ये आ गया कि सेक्शन 174 के अंतर्गत उनके ऊपर डिसओबीडियंस वाला जो चार्ज है वो लग जाएगा, जो कि आईपीसी के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा आ जाता है इन्वेस्टिगेटर्स जो है उसके घर पे जा सकते हैं, उनके घर पे ही वहां पे पहुंच जाएंगे और वहीं पे जाकर के सवाल जवाब जो है वो हो जाएगा। Thereafter, if they have concrete evidence, then they can arrest him from there itself। तो किसी के घर पे जाकर के इस तरीके से पूछताछ करना ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वाला लेवल का हो जाएगा, और ये तभी होगा जब आप इतने नंबर ऑफ नोटिसेस आने के बाद भी यू डिडंट शो अप, तब ये वाला जो है कार्यवाही वो करनी पड़ेगी। व्हाट इज द एक्साइज पॉलिसी केस, अब यहाँ पे कह रहा है right कि it alleged that the kickbacks received by the AAP Delhi government and AAP leaders from the alcohol businesses for preferential treatment such as the extensions in the license fee कि आप कभी तक दे दो, waiver on the penalties etc were used to influence the assembly elections which were held in Punjab and that Goa in early 2002। तो उस टाइम जो ये 2022 उस टाइम तो काम ये आप पार्टी तो थी ही नहीं, खैर। सो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर रखा गया है। अगला हमारा जो टॉपिक है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड टू टेलीकॉम बिल। व्हाट इट सेज, व्हाट कंसर्न्स इट रेजेस, कि क्या ये कहता है और क्या तरीके के कंसर्न्स जो है वो रेज हो रही है यहाँ पे। तो ये जो बिल है वो बेसिकली इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, ये तीनों ही जो एक्ट हैं इन सभी को रिप्लेस करने की ये बात हो रही है, और ये सभी बहुत ही पुराने हैं। देखो 1933 का है, 1885 का है, 1950 का है, ये सभी बहुत ही पुराने हैं। इन सभी से कंपेयर करें तो 1950 फिर भी बहुत ज़्यादा नया है एज कम्पेयर टू 1933 और 1885। तो इन सभी को ही इसमें बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस करे गए हैं। अब हाइलाइट्स क्या है इस बिल के, द बिल सीक्स टू सिंप्लीफाई द करंट लाइसेंसिंग रिजीम फॉर टेलीकॉम नेटवर्क्स बाय मूविंग टुवर्ड्स एन ऑथराइजेशन सिस्टम। द टेलीकॉम डिपार्टमेंट इशूज मोर देन 100 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज, 100 से ज़्यादा तरीके की लाइसेंसेज जो हैं ये इशू करती हैं।
एंड इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशंस भी होती हैं, परमिशंस होते हैं करंटली, एंड द बिल सीक्स टू क्लब मेनी ऑफ दीज इन अ सिंगल ऑथराइजेशन प्रोसेस ऑल्सो। ओके, एक सिंगल ऑथराइजेशन प्रोसेस में ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब ऑक्शंस की बात आती है तो दिस विल रिमेन द प्रेफर्ड वे टू असाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम असाइन करने के लिए ये बहुत ही प्रेफर्ड वे माना जा रहा है। एंड आउटसाइड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन विल बी डन फॉर द सेक्टर्स, जैसे कि मेट्रो रेल हो गया, कम्युनिटी रेडियो हो गई, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गई, पुलिस हो गई, ये सभी जो है वो प्रेफर्ड रहेंगे जिसमें कि स्पेक्ट्रम असाइन करने की बात है। ओके, अगला पॉइंट आता है, अ मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनएडवर्टेंट लैप्सेस एंड टू फैसिलिटेट कंप्लायंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर। ठीक है, क्या क्या चीज कहेगी कि एक ऐसा मैकेनिज्म लेकर के आना, मतलब बोला गया है कि एक मैकेनिज्म लेकर आए हैं जो कि एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर रहेगी ऑफ द इनएडवर्टेंट lapses and to facilitate compliance has been introduced, and there is tiered structure for settling disputes arising out of breach of terms and conditions involving an adjudicating officer, a designated committee of appeals, and finally the telecom dispute settlements and appellate tribunal will be there, that is the TDSAT. Next is entities have been mandated to carry out biometric authentication of users. अब ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों बोल रहे हैं? ऑब्वियसली टू कर्ब दी फ्रॉड, किसी भी तरीके की कोई फ्रॉड नहीं हो इस वजह से। नाउ दिस प्रोविजन हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर द पोटेंशियल लॉस ऑफ द यूज ऑफ प्रिवेसी। अब आपकी प्रिवेसी जो है वो यहाँ पे इन्फ्रिंज हो रही है, तो प्रिवेसी वाला सीन आ गया यहाँ पर, राइट। अब बिल apart from this, the bill also empowers a central and state governments or a specially authorized officer to seek interception, disclosure and suspension powers in case of a public emergency or in the interest of the public safety. पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी की जहां पर बात आती है तो वहां पर इंटरसेप्शन, डिस्क्लोजर और सस्पेंशन जो है वो पावर्स की, दोज थिंग्स कैन बी डन, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे प्रेस मैसेजेस भी मेंशन किया गया है विच इज मेंट फॉर पब्लिकेशन इन इंडिया, ओके, एंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एक्रेडिटेड टू द स्टेट एंड दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बिल में और भी चीजें हैं, जैसे कि इट एम्पावर्स द सेंटर टू टेक ओवर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, वो इसका काम रहता है। एंड नेटवर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और इन द इवेंट ऑफ अ वॉर ऑल्सो, दीज थिंग्स कुड बी डन वेयर इन द कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल कुड बी टेकन, बिकॉज वॉर है तो वहां पे हमको पूरी कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, ओके। एलोकेशन वर्सेस ऑक्शन, की ऑक्शन हो कि एलोकेशन हो। अब यहाँ पर जो बिल है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के लिए भी यहाँ पे डोर्स ओपन कर दे रही है ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज की एलोकेशन करी जा सकती है। एंड ये जो एलोकेशन वाला फंडा है ग्लोबली इस चीज को काफी हद तक फॉलो किया जाता है। एंड अगर ये चीज होती है देन इट इज सेइंग दैट इट वुड बी अ बिग विन फॉर भारती एयरटेल्स वन वेब, जो कि वन वेब एकदम वैसा ही है जैसे एलन मस्क का स्टारलिंक और अमेजन का क्विपर है। तो इट वुड बी अ रियली वेरी गुड विन फॉर दीज, स्टारलिंक के लिए भी और क्विपर के लिए भी बहुत ही ज्यादा जो है वो बेटर तरीका रहेगा, बिकॉज दे वुड बी एबल टू से कि भाई हमको जो है आप ये दे दीजिए, एलोकेट कर दीजिए, ओके। ना अपार्ट फ्रॉम दैट रिलायंस जियो की बात करें तो दे हैड कॉल्ड आउट फॉर ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। यहाँ पे इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की बजाय जो है आप हमको ऑक्शन कर दो, दैट वुड बी मच बेटर। वन वेब हैड स्ट्रांगली रिकमेंडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन रूट। यहाँ पे यानी कि किसी का कोई फंडा है, किसी का कोई फंडा है, मतलब सब लोग जो है अपना प्लस माइनस ऐड करके अकॉर्डिंगली दे आर सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लाइक दिस दे आर डूइंग इट, राइट। अभी ये देखने वाला होगा कि क्या चीज होगी। स्टारलिंक की अगर हम बात कर ले तो दे हैड एक्चुअली रिकमेंडेड दैट द regulatory framework should impose nominal spectrum use charges to ensure affordable access to the
सर्विसेज। ओके राइट। अब इंटरनेट सर्विसेज रेगुलेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन, टेलीकम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसमिशन, एमिशन और रिसेप्शन ऑफ एनी मैसेजेस बाय वायर, रेडियो, all these things could be done by wire, radio, optical or other electromagnetic systems, whether or not such messages have been subjected to rearrangement, computation or other processes by any means in the course of their transmission, emission or that of the reception also. Okay, apart from ये तो टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया गया, क्योंकि देखो डेफिनेशन मैटर्स अ लॉट कि आप क्या क्या चीज़ों को इस पर्टिकुलर चीज़ के दायरे में ले रहे हैं, इसलिए। अब मैसेजेस की अगर हम बात करें तो दिस हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी साइन, सिग्नल, राइटिंग, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, डेटा स्ट्रीम, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन सेंट थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी जो है वो मैसेजेस की बात हो रही है। यहाँ पर जब 2022 के ड्राफ्ट के हिसाब से बोले तो इट हैड बेसिकली एक्सप्रेसली मेंशन्ड ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, एज द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, राइट। Experts believe that the definition of such services in the current bill has been whittled down and kept open to potentially regulate the online platforms as well. ओके तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो ध्यान में रखा गया है एंड दी टेलीकॉम सर्विसेज बिल में रखा गया है कि जो टेलीकॉम सर्विसेज है एंड जो नेटवर्क्स हैं दे विल नीड ऑथराइजेशन अनलेस द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू एग्जेम्प्ट सर्टेन एंटिटीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें नहीं आ रही, इसको हटा दो, तब तक एवरीथिंग काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, सो रेगुलेशन विल बी डन इन दिस काइंड ऑफ वे. While a section of industry and civil society are concerned that the current definition could be interpreted to potentially open the door for the telecom department to regulate online platforms, the allocation of business rules restrict the department's remit to regulating the carrier layer, that is the telecom services, right? So these are the kind of things. Let's see over the period of time we will get to know कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें जो हैं add और negate हुई हैं. अगला यहाँ पर है जो कि एक डिजास्टरस इवेंट है, चाइना में डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया है लास्ट 9 इयर्स की बात अगर हम करें तब से लेकर के अभी तक. अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक 2008 में सिचुआन प्रोविंस जो है वहां पर जब अर्थक्वेक आया था तो 90,000 लोगों की डेथ हो गई थी. ये उस टाइम बहुत ही भयानक अर्थक्वेक था, राइट. ये कब की है? 2008 की बात है. अभी यहाँ पे चाइना में बोल रहा है कि लगभग अभी तक जो पता है उसके हिसाब से 127 लोगों की डेथ हो चुकी है. ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दैट अर्थक्वेक एंड ऑल, तो ऑल दीज थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है. आई गेस आप सभी को पता ही होगा टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारा जो अर्थ है, ये पूरा अर्थ है, उसमें अर्थ में ये जो जमीन है इसके नीचे हमारे इधर होते हैं, मतलब अर्थ में नीचे होते हैं प्लेट्स होते हैं, ठीक है. वो जो प्लेट्स होते हैं व्हेन दे मूव सर्टेन काइंड ऑफ एक्शंस आर बीइंग फेल्ट ओवर देयर, उसके जो उसके परिणाम, उसके जो एक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो अर्थ के ऊपर हमको जमीन पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है. अब जब ये पॉइंट यहाँ पे है, राइट, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब ये अर्थ के ऊपर, अब जैसे कि दिस देयर इज डाइवर्जेंट प्लेट, देयर आर डाइवर्जेंट प्लेट जो कि एक दूसरे से अलग जाते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ज हो जाता है, दैट इज द वन. अपार्ट फ्रॉम दे कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज दी ट्रांसफॉर्म प्लेट्स ऑल्सो. ओके, तो वो इस तरीके से घिसन होती है उसमें. तो व्हेन दिस थिंग हैपेंस, राइट, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम दिस अर्थक्वेक हैपेंस, अर्थक्वेक होती है. अब इसके अर्थक्वेक जनरेट होने का जो पॉइंट है वो जो जहां पे होता है दैट इज कॉल्ड एज द एपीसेंटर. तो इसके एपीसेंटर के लिए ये पॉइंट कहा जा रहा है कि जो एपीसेंटर है वो बहुत ही ज्यादा शैलो रही है. तो एक्सपर्ट्स हैव टोल्ड दिस थिंग कि हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इसलिए रही है कि बहुत ही ज्यादा शैलो है, मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है. ओके, तो काफी इस वजह से दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर इतने ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स देखने के लिए
मिल रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो बीइंग सेड कि सिंस 2014 दिस इज द वन विच इज द really very disastrous. The toll was highest since 2014 when a quake killed 617 people in southwest China's Yunnan province when this thing actually happened. So here you can see Qinghai and there was the epicenter, right? So this was a little bit of information related to this what happened over there in China, right? So this is it related to our daily editorial and news analysis. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.